हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बाल विकास का है। और इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ये प्रश्न आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेट के एग्ज़ाम में और सी टेट के एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। 20 में जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। लिखा है, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल लो। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल लो, परिश्रम इतना करो कि हाथों की लकीर को बदल दो। ठीक है, तो परिश्रम करना है और अपने हाथों की लकीरों को जो है बदल देना है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा लिखा है, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में नहीं आता है। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में नहीं आता है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत विद्या पर जोर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों का विकास, पहले की तुलना से अधिक लचीली परीक्षा। तो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में नहीं आता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा भी गया है और आपके सामने ये हाजिर भी है। तो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में नहीं आता है रटंत विद्या पर जोर। यानी जो एनसीएफ 2005 है ये कहता है कि जो शिक्षा है वो समझा समझा कर बच्चों को देना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 कहता है। तीसरा आपका ऑप्शन है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों का विकास। इस पर जो है एनसीएफ 2005 जोर देता है। पहले की तुलना में अधिक लचीली परीक्षा, तो इस पर भी जोर देता है। आपका प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गेस्टाल्टवादी कोफा हैं, संवेगात्मक बुद्धि से डेनियल गोलमैन जुड़े हुए हैं, व्यवहारवादी वाटसन है, या चौथा ऑप्शन अनुभववाद के जनक जॉन लॉक नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग इसका क्या जवाब होगा, बताएं। देखिए, कमेंट करिएगा जरूर कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही करे हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, आपका चौथा ऑप्शन अनुभववाद के जनक जो हैं ये जॉन लॉक हैं। कौन है? जॉन लॉक है। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। गेस्टाल्टवादी आपके कोफा हैं। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जो अधिगम की प्रोसेस होती है वो अचानक होती है। और संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए डेनियल गोलमैन है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो सफलता में 80% योगदान देती है। ठीक है, और जो बुद्धि लब्धि होती है वो केवल 20% ही योगदान देती है। व्यवहारवादी आपके वाटसन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही है प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? एमिल पुस्तक रूसो की है, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक स्किनर की है, एडोलसेंस पुस्तक स्टेनले हॉल की है, या प्ले वे पुस्तक कुक की है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न बताइए आप लोग। देखिए, इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बिल्कुल आपका जवाब आ चुका होगा। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको जो इसका जवाब जरूर पता होगा। देखिए, एमिल जो है ये रूसो की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। एडोलसेंस स्टेनले हॉल की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। प्ले वे पुस्तक जो है कुक की है। यानी आपका बी ऑप्शन इसमें सही है प्रश्न के अनुसार। स्कूल एंड सोसाइटी जो है ये स्किनर की पुस्तक नहीं है, ये है जॉन डीवी की। किसकी पुस्तक है ये? जॉन डीवी की पुस्तक है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शिक्षा के दो ध्रुव किसने बताए हैं? एडम्स ने। किसने बताए हैं? एडम्स ने बताए हैं। और शिक्षा के तीन ध्रुव जॉन डीवी ने बताए हैं। एडम्स ने दो ध्रुव कौन कौन से बताए हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। जबकि जॉन डीवी ने बताया है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा भी गया है और आपका जवाब भी बिल्कुल सही होगा, मुझे पता है। लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास की अभिव्यक्ति से है। यह कथन किसका है? गांधी जी का, विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, या राधा कृष्णन जी का? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास की अभिव्यक्ति से है। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। आपका पहला ऑप्शन इसमें
सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वर्धा शिक्षा सम्मेलन से जुड़े हुए आपके कौन हैं? गांधी जी हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहता है कि बच्चे को, जो बच्चा 7 से 14 वर्ष का होगा, उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी ये परिभाषा जो लिखी है शिक्षा से, मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? ये कहा है गांधी जी ने। अगला प्रश्न है 4H की अवधारणा किसने दी है? 4H की अवधारणा किसने दी है? हॉल ने, रूसो ने, स्किनर ने, या इनमें से किसी ने नहीं? 4H, देखिए 4H, 4H की बात की गई है। 4H, एक देखिए 4H हैं, 4H हैं। ठीक है, एक H का मतलब होता है हेड। क्या होता है हेड? मतलब मानसिक विकास। एक का होता है हार्ट यानी भावनात्मक विकास। एक होता है हैंड यानी आपका क्रियात्मक विकास। और चौथा होता है हेल्थ यानी शारीरिक विकास। तो इन 4H की बात किसने की है? तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका जवाब। 4H की बात जो है किसने की है? इनमें से किसी ने नहीं की है। 4H की बात जो है महात्मा गांधी जी ने की है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक H का मतलब होता है हेड, एक का होता है हार्ट, एक का होता है हैंड, एक का होता है हेल्थ। ठीक है, तो 4H की बात किसने की है? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, साहचर्यवाद निम्न में से किस पर जोर देता है? साहचर्यवाद निम्न में से किस पर जोर देता है? मानव की स्वतंत्रता पर, आत्मानुभूति के विकास पर, अनुभव पर, या अनुक्रिया पर? साहचर्यवाद जो है ये किसने दिया हुआ है? किसी को पता है? ये दिया है जॉन लॉक ने। किसने दिया है? जॉन लॉक साहचर्यवाद के जनक हैं और इन्होंने अनुभव पर बल दिया है। ठीक है, साहचर्यवाद जो होता है ये एक्सपीरियंस पर जो है बल देता है। मानवतावाद के जो जनक हैं वो हैं आपके मैस्लो व रोजर्स। और मानवतावाद जो है ये मानव की स्वतंत्रता और आत्मानुभूति के विकास पर जोर देता है। साहचर्यवाद जो है अनुभव पर जोर देता है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का, फ्रीमैन का, गोल्डमैन का, या स्किनर का? बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? मैकडूगल महोदय का है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। स्किनर कहाँ के निवासी थे? स्किनर अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था और इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 पर चूहे पर और 1943 पर कबूतर पर प्रयोग किया था। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा है। अगला प्रश्न है, नहीं एक बात लिखी है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है और आपको इसको धारण भी करना है। लिखा है, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। बिल्कुल, जब भी आपका वक्त बुरा हो ना तो मेहनत जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी जो है सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार परिभाषा है, मैंने इसको काफ़ी बार अपने वीडियो में शामिल किया हुआ है। लिखा, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? रूसो का, मन का, नन का, या स्किनर का? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? कौन बताएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये जो कथन है ये है स्किनर महोदय का। किसका है? स्किनर महोदय का है। स्किनर, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड आपके कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, स्किनर ने कहा है। अगला है, ब्लूम के भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ वर्ग निम्न में नहीं है। बताएं, ब्लूम के भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ वर्ग नहीं है। ध्यान, बोध, प्रयोग, या अनुक्रिया? देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का 3 भागों में वर्गीकरण किया था, मतलब बांटा था। भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष, इन 3 भागों में बांटा था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है आपका कौन सा? ये जुड़ा हुआ है आपका अनुक्रिया। ठीक है, और संज्ञानात्मक पक्ष से
ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष थे, 3 पक्ष थे, ठीक है। और जो आपका अनुक्रिया है ये भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, बाकी ध्यान, बोध और प्रयोग ये आपके संज्ञानात्मक पक्ष से, ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भावात्मक पक्ष के बहुत सारे वर्ग हैं, जैसे ग्रहण करना एक वर्ग हो गया, अनुक्रिया दूसरा वर्ग, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा व्यवस्था, पांचवा मूल्य समूह का विशेषीकरण, ठीक है। और ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये आपके निम्न स्तर के होते हैं। फिर आता है विश्लेषण, संश्लेषण आपके मध्यम स्तर के होते हैं। और उच्च स्तर का आपका होता है मूल्यांकन, ठीक है। तो आपका 90 का चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है झूठ बोलना और चोरी करना। झूठ बोलना और चोरी करना ये विशेषता किस बालक की होती है? पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक, विशिष्ट बालक या प्रतिभाशाली बालक। झूठ बोलना और चोरी करना ये किस बालक से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका समस्यात्मक बालक से। किससे जुड़ा हुआ है? समस्यात्मक बालक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखा है निम्न में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विनेटका विधि रूसो ने दी है, किंडरगार्टन फ्राबेल ने दिया है, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है, खेल विधि कुक ने दिया हुआ है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या होगा आपका जवाब? मुझे पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी बार बताया है। विनेटका विधि जो है ये रूसो ने नहीं दिया है, ये दिया है कार्लटन वासबर्न ने। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। किंडरगार्टन पद्धति जो है फ्राबेल ने दिया हुआ है, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है, खेल विधि कुक ने दिया हुआ है। अगला है पासी का सृजनात्मक परीक्षण है, ठीक है। उसमें कितने उप परीक्षण हैं ये आपको कमेंट करना है। कितने परीक्षण हैं? 4, 5, 6 या 7? पासी का सृजनात्मक परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए इसमें थे आपके कितने थे, कोई बताएगा? बिल्कुल बताएंगे आप लोग। 6 उप परीक्षण थे। थर्ड ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन कौन से थे? देखिए उप परीक्षण को देखने की समस्या एक हो गया, दूसरा था असाधारण उपयोग की समस्या, तीसरा था परिणाम परीक्षण, चौथा था जिज्ञासा परीक्षण, पांचवा था आपका वर्ग पहेली परीक्षण और छठवां था ब्लॉक परीक्षण द्वारा मापन, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा योजना के सोपान निम्न में से नहीं है। देखिए किलपैट्रिक ने जो है आपका क्या दिया था? प्रोजेक्ट विधि यानी योजना विधि दिया था, और इन्होंने इसमें 6 सोपान बताए थे। और निम्न में पूछा गया है कि योजना का सोपान नहीं है, समस्या का चयन, समस्या का स्वरूप, क्रिया पर जोर या योजना का क्रियान्वयन। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग भूल जाते हैं। ये तो सभी को पता है कि प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था, और ये भी पता होगा कि 6 सोपान थे। अब कौन कौन से सोपान थे ये आपको नहीं पता होगा, और मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा, क्रिया पर जोर ये योजना विधि का सोपान नहीं है। कौन कौन से सोपान है? 6 सोपान। पहला सोपान है समस्या का चयन, दूसरा है समस्या के स्वरूप को समझना, तीसरा है समस्या समाधान की योजना, चौथा है योजना का क्रियान्वयन, पांचवा है योजना का मूल्यांकन, और छठवां है योजना का आलेख तैयार करना, ठीक है। यानी आपका थर्ड वाला जो है ऑप्शन नहीं है, थर्ड वाला योजना का सोपान नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताए हैं वो योजना विधि के 6 सोपान हैं। अगला है निम्न में से सही नहीं है। निम्न में से सही नहीं है आरटी एक्ट 2009 की धाराएं हैं। लिखा है धारा 17 शारीरिक व मानसिक दंड पर रोक लगाती है, धारा 18 बिना मान्यता कोई विद्यालय चलेगा तो उसको जो बंद कर दिया जाएगा, मतलब बिना मान्यता के आप पढ़ा नहीं सकते हैं। और धारा 24 शिक्षक के दायित्व के बारे में बताता है, धारा 28 अपव्ययन व अवरोधन पर रोक करता है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताएं आप लोग? इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है, कोई बताएगा? इसका ऑप्शन आपका चौथा, धारा 28 जो है ये निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाती है शिक्षकों को, ठीक है। बाकी आपके सारे सही है। धारा 17 शारीरिक व मानसिक दंड पर रोक लगाती है, और धारा 18 जो है बिना मान्यता के विद्यालय आप चला नहीं सकते हैं। धारा 24 जो है शिक्षक के दायित्व का वर्णन करती है। आपका प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन सही है। अगला छात्र में
रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरी। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? बताएंगे आप लोग? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरी। इसमें होगा आपका निबंधात्मक प्रश्न। कौन सा? निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की विशेषता निम्न में नहीं है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, विषमलिंगी प्रेम, निरुद्देश्य घूमना, समाज सेवा की भावना। किशोरावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति जो होती है ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है बाल्यावस्था में, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। बाकी दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति जो होती है ये किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा मानते, ये किसने कहा था? कॉलसैनी ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है मतलब जो इसमें किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष के बीच में जो बालक होता है वो सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं IAS बन जाऊँगा, मैं IITN बन जाऊँगा। ले दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, यानी दिन में जो है वो सोचता रहता है। विषमलिंगी प्रेम, बिल्कुल विषमलिंगी प्रेम पाया जाता है, मतलब लड़का लड़की को प्रेम करता है, आकर्षित होता है, लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है। ठीक है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति आपकी बाल्यावस्था में होती है। समाज सेवा की भावना आपकी किशोरावस्था में होती है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, प्रश्न पढ़िए आराम से और जवाब दीजिए। बल्लेबाजी करने वाला बालक ये गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो उसके बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अधिगम का अंतरण होगा, धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण या द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। लिखा है जब एक बल्लेबाजी करने वाला, ठीक है, बॉलिंग करने लगे तो उसकी जो है बल्लेबाजी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? ये होगा शून्य अधिगम अंतरण। ठीक है, आपका आंसर थर्ड सही होगा, शून्य अधिगम अंतरण होगा। यानी एक प्रक्रिया जो हम कर रहे थे, जब हम दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं तो ना ही कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई जो ना ही कोई बाधा उत्पन्न होती है, मतलब किसी प्रकार का कोई सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो यह आपका होगा शून्य अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न, डिस्ग्राफिया का संबंध निम्न में से किससे है? सभी को पता होना चाहिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे? लेखन योग्यता, पठन योग्यता, पठान नहीं, पठन योग्यता, अधिक भोजन करना, गणितीय योग्यता। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? मैंने आपको बताया है कि जब आप छोटे थे, मतलब जब आप क्लास 9th 10th या 12th में पढ़ते थे या ग्रेजुएट करते थे, अब तो आप काफ़ी बड़े हो गए, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ग्राफ में क्या करते थे? ग्राफ में लिखते थे, ग्राफ में चित्र बनाते थे। तो इसी वजह से आपका लेखन योग्यता से जुड़ा हुआ है आपका कौन सा? बिल्कुल डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका पठन योग्यता से जुड़ा हुआ है, बुलीमिया आपका अधिक भोजन करने की योग्यता से, गणितीय योग्यता आपका डिसकैलकुलिया से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, आसबेल ने अधिगम के कौन से प्रकार का वर्णन नहीं किया है? संकेत अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, रटकर अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम। आसबेल ने अधिगम के देखिए 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, और निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं बताया था, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, संकेत अधिगम जो था, जो आपका संकेत अधिगम है, ये आसबेल ने नहीं बताया। बाकी अभिग्रहण अधिगम, रटकर अधिगम और अन्वेषण अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम, ये आपके 4 प्रकार बताए। संकेत अधिगम जो है किसने बताया है? रॉबर्ट गैने ने। आपका पहला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का लिखा है, अंतिम प्रश्न ही एक बात लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है। लिखा है, अच्छे इंसान के अंदर भी एक बुरी आदत होती है कि वह सभी इंसान को अच्छा समझ लेता है। बिल्कुल, एक अच्छे इंसान के अंदर सबसे बुरी आदत
यह होती है कि वह सभी इंसानों को अच्छा समझ लेता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हर इंसान जो है अच्छा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको जवाब देना है कि क्या जवाब होगा इसका। लिखा है, आप अपने जूते को एक रैक पर रखते हो, उसके बाद रैक को उस स्थान से हटा दिया जाए, फिर भी आप जूते को उस स्थान पर रखते हो जहां पर पहले रैक रखी हुई थी। ऐसा होने का कारण है पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूलना या अनुबंधन। क्या होगा आपका जवाब, बताएं आप लोग। मतलब एक रैक पर आप जूते रखते थे, पहले एक रैक पर आप जूते रखते थे और उस रैक को जो है हटा करके दूसरे स्थान पर रख दिया गया, तो आप फिर भी जो है उस स्थान पर जूते रखते हैं। तो ये किसका कारण है, पुनर्बलन का, अंतर्दृष्टि का, भूल का या अनुबंधन का। तो ये होगा अनुबंधन का, यानी जुड़ाव का। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा से होगा। इसी प्रकार से हमारे 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 20 में कितने प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।